देश दुनिया की टॉप 10 खबरों में आज हम आपको राजनीतिक उठापटक, विकासोन्मुखी योजनाओं के अलावा दुनिया भर में फैली हिंसा और अराजकता जैसी खबरें भी दिखाएंगे। किसानों की समस्याओं के साथ आज मनोरंजन से संबंधित खबर को भी स्थान दिया गया है। खबरों को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे जनप्रवाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और हाँ, लाइक और कमेंट करना कतई ना भूलें। आज की पहली खबर महाराष्ट्र से है, जहां लंबे समय तक उठापटक के बाद बनी सरकार का आज से 3 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ, जिसमें सर्वप्रथम प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलाम्बकर ने सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम को विधायक पद की शपथ दिलाई। बाद में महायुति के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने भी शपथ ली। हालांकि विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा उठाते हुए महाराष्ट्र विधानसभा से वॉकआउट किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें ईवीएम पर शक है, आज हमारे विधायक शपथ नहीं ले सकेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में कई सरकार के गठन के बाद भी मंत्रालय को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे अभी भी गृह विभाग को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि भाजपा ये मंत्रालय हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। आज महायुति की बैठक होने की उम्मीद है। बैठक में तय होगा कि महायुति के घटक दल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में किसे कितने विभाग दिए जाएंगे। फिलहाल इस पर संशय बरकरार है। टॉप 10 की दूसरी खबर इंडी गठबंधन में पड़ी दरार को लेकर है। यहां ममता बनर्जी के गठबंधन की कमान संभालने की बात करने पर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस, आरजेडी, सपा और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने ममता के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ममता बनर्जी को ऐसा लगता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। उनके कहने से उनकी पार्टी चलती है। कांग्रेस अपने नेतृत्व के इशारे पर चलेगी। लेफ्ट ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। लेफ्ट नेता डी राजा ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हालात ब्लॉक की मीटिंग की मांग करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में गठबंधन सहयोगियों को समायोजित नहीं किया। अगर सहयोगियों की बात सुनी होती तो नतीजे अलग होते। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमें ममता बनर्जी की राय पता है। हम चाहते हैं कि ममता हमारे साथ रहें। अगर कोई मतभेद भी है तो वो छोटे मोटे हैं। हम कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से बात करेंगे। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि अगर ममता जी ने कोई इच्छा जाहिर की है तो गठबंधन के नेताओं को उस पर विचार करना चाहिए। ममता बनर्जी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि गठबंधन के असली आर्किटेक्ट लालू यादव हैं। उनकी पहल पर ही पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। सभी अपने अपने राज्यों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। तीसरी खबर देश के किसानों की मांगों से जुड़ी हुई है, जिसमें एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसानों ने अपने दिल्ली कूच का इरादा रविवार तक टाल दिया है। किसानों ने सरकार को बातचीत का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान जत्थेबंदियों के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। अगर केंद्र सरकार बातचीत का न्योता देती है तो मांगों को हल करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज से पंजाब में भाजपा नेताओं का घेराव किया जाएगा। रविवार को एक बार फिर किसान दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़े किसान हरियाणा की सीमा में दाखिल नहीं हो पाए थे। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर शंभू में हरियाणा पुलिस व अर्धसैनिक बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पुलिस व किसानों में टकराव हुआ, जो करीब 2.5 घंटे तक चला था। इस टकराव में पुलिस को मिर्ची स्प्रे व आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े थे, जिसमें 15 किसान घायल हुए हैं। 26 साल के एक किसान हरप्रीत सिंह की हालत नाजुक बताई जा रही है। हरियाणा पुलिस के 6 जवान भी घायल हुए हैं। चौथी खबर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर है। यहां कट्टरपंथियों का हिंदुओं और मंदिरों पर हमला जारी है। ढाका में एक और हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की खबर है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस बार कट्टरपंथियों ने इस्कॉन नमट्टा मंदिर ढाका पर हमला किया। बताया जा रहा है कि पहले मंदिर में तोड़फोड़ की गई, इसके बाद भीड़ ने देवताओं की मूर्तियों को आग लगा दिया। वहीं फिर हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। मोहम्मद यूनुस मूक दर्शक बने रहते हैं। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने भी इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मंदिर की टिन की छत हटा दी गई है। मूर्तियों को जलाने से पहले उन पर पेट्रोल डाला गया।
बता दें कि एक सप्ताह पहले इस्कॉन नमट्टा केंद्र को मुस्लिम भीड़ ने जबरन बंद करा दिया था। पांचवी खबर भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों से जुड़ी है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच असम की बराक घाटी के होटल और रेस्तरां एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हो जाते तब तक वे किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को अपने होटलों में घुसने नहीं देंगे। बता दें कि बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र के साथ 129 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। इसमें कछार, श्रीभूमि और हैलाकांडी के 3 जिले शामिल हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबुल राय का कहना है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति को किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक उन पर अत्याचार बंद नहीं हो जाते तब तक हम बांग्लादेश के किसी भी नागरिक को अपने यहाँ ठहरने नहीं देंगे। अगली यानी छठवीं खबर धर्म को लेकर है, जिसमें वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने धर्म और सनातन पर जो वक्तव्य दिया वो सबके मन को छू गया। बता दें कि स्वरवेद मंदिर के विहंगम योग के शताब्दी वर्ष समारोह में सीएम योगी पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि विहंगम योग संत समाज मंदिर बनाकर कोटि कोटि श्रद्धालु जन को योग परंपरा से जोड़ने का कार्य कर रहा है। पीएम ने स्वयं इसकी साधना की थी। एक संत सच्चा योगी देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पर हाथ रखकर चुप नहीं बैठ सकता। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं हर काम देश के नाम। हमारा देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जो भी कार्य हो मत और मजहब से ऊपर उठकर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 10 वर्षों में चमका दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्नान घाट नमो घाट बनाया है। यहाँ हेलीपैड भी है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या विकास, हर क्षेत्र में काशी चमक रही है। टॉप 10 की 7वीं खबर दिल्ली मेट्रो की है। नए साल से पहले बाहरी दिल्ली वालों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के रिठाना, बवाना, नरेला, कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से बाहरी दिल्ली वालों का 2 दशक लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। मेट्रो के इस कॉरिडोर का निर्माणाधीन फेज 4 के तहत किया जाएगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 26.4 किलोमीटर होगी, जिसमें से 23.7 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में जबकि 2.7 किलोमीटर हरियाणा में पड़ेगा। दिल्ली में इस कॉरिडोर पर 19 स्टेशन होंगे, वहीं हरियाणा में 2 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में कुल 6,230 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। ये कॉरिडोर 4 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने से दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आने जाने वालों का सफर आसान हो जाएगा। 8वीं खबर बिहार से है। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2025 की परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा कराई जाएगी। कैलेंडर के अनुसार आगामी 17 से 25 फरवरी को मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन होगा, जबकि इसका परिणाम मार्च या अप्रैल में जारी हो सकता है। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी को समाप्त होगी। इसके अलावा इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 से 20 जनवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। इस बार परीक्षा में पहला स्थान पाने वाले छात्रों को 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी, जबकि दूसरा स्थान हासिल करने वाले को 1.5 लाख और तीसरे स्थान के लिए 1 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। बता दें कि बोर्ड ने इस बार इनाम की राशि को 2 गुना कर दिया है। 9वीं खबर देश में अराजकता फैलाने को लेकर है। बिहार के दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर में विवाह पंचमी के मौके पर झांकी पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी कर दी। देखते ही देखते कई लोग घायल हो गए। बता दें कि जब बाजितपुर से झांकी निकाली जा रही थी तभी धार्मिक स्थल पर बैठे लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीओ विकास कुमार, सदर सिटी डीएसपी अमित कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। वहीं स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी झांकी निकाली जा रही थी। इस दौरान बाजितपुर में झांकी के पहुंचने पर दोनों समुदाय के लोगों के बीच बहस शुरू हो गई।
देखते ही देखते मामला पत्थरबाजी और मारपीट में तब्दील हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। 10वीं यानी अंतिम खबर मनोरंजन से जुड़ी है। अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का दुनिया भर में डंका बज रहा है। रिलीज के साथ ही फिल्म ने कीर्तिमान स्थापित करने के साथ बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में वाइल्ड फायर निकली। फिल्म ने सिर्फ 2 दिनों में ही 400 करोड़ से ज़्यादा की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा के बाद पुष्पा 2 द रूल का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रिलीज होने के बाद सिने प्रेमियों ने फिल्म को हाथों हाथ लिया। फिल्म में अल्लू अर्जुन का एक्शन अवतार एक बार फिर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन पुष्पा 2 ने वर्ल्ड वाइड 282 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि दूसरे दिन फिल्म ने 134 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। रोजाना नए अपडेट के साथ टॉप 10 खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। नमस्कार।